हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्वागत है। आज हम आपको क्लास 11th का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपको क्वेश्चंस को भी कराया जाएगा। इंपोर्टेंट एमसीक्यू है, सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड जो भी है बेटा, ठीक है ना, और आईआईटी और नीट से रिलेटेड जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को कराया जाएगा बेटा। इसको हम बहुत ही बेसिक लेवल से हाई लेवल तक कराएंगे बेटा। और बिना देरी किए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। देखो, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड वो होता है जो इजीली फ्लो कर सकता है। फ्लूइड क्या होता है बेटा? जो इजीली फ्लो कर सकता है। फ्लो लिक्विड कर सकता है और गैस भी कर सकती है, ठीक है ना। तो डेफिनेशन क्या होगी? फ्लूइड फ्लूइड क्या होता है बेटा? विच कैन बी इजीली फ्लो, विच कैन बी इजीली फ्लो, उसे क्या बोलते हैं बेटा? फ्लूइड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं बेटा। एग्जांपल है हमारे पास में एयर है, वाटर है, या हम लिख सकते हैं बेटा लिक्विड एंड गैस, ठीक है। लिक्विड एंड गैस, ये दोनों क्या है? फ्लूइड है बेटा, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले आइडियल फ्लूइड की। आइडियल फ्लूइड, तो आइडियल फ्लूइड के लिए सबसे जो करेक्ट पॉइंट हम कैसे पहुंचाएंगे कि ये आइडियल फ्लूइड है बेटा, तो सबसे मेन पॉइंट इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं इसकी, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक में पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? तो लिक्विड कैन इजीली बी फ्लो। तो कहने का मतलब फ्लूइड इजीली बी फ्लो, ठीक है ना। फ्लूइड कैन बी इजीली फ्लो। अब जो फ्लूइड है बेटा वो इजीली फ्लो करना चाहिए, इस पर कोई भी टेंजेंशियल फोर्स नहीं एप्लीकेबल होना चाहिए बिटवीन द लेयर्स। देयर शुड बी नो टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द लेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, ये इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस पे फोर्स अप्लाई करें या प्रेशर अप्लाई करें तो उसके पार्टिकल्स कंप्रेस ना हो, ठीक है ना। तो फ्लूइड कैन बी इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। तो इनकम्प्रेसिबल कहने का मतलब है, इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल फोर्स प्रेशर अप्लाई applied and no compression नहीं आए बेटा, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट है उसकी तरफ बढ़ते हैं बेटा। फ्लूइड जो होता है बेटा, फ्लूइड जो होता है विस्कस नहीं होना चाहिए उसमें। फ्लूइड में कोई भी विस्कस नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो विस्कस, देयर शुड बी नो विस्कस, ठीक है। विस्कस मतलब श्यान नहीं होना चाहिए, वो गाढ़ा नहीं होना चाहिए। लिक्विड वो होना चाहिए बेटा जो इजीली फ्लो कर जाए, तो तभी तो हम उसकी प्रॉपर्टी बता सकते हैं कि आसानी से फ्लो कर रहा है, फ्लूइड है, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है हमारी फ्लूइड में, आइडियल फ्लूइड में होनी चाहिए। इसी प्रकार अब हम बात आगे बढ़ते हैं बेटा। तो इसमें जो चैप्टर है, चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बेटा। एक तो है हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स बोल सकते हैं उसको, ठीक है ना। जैसे फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड की दो ब्रांच होती हैं, फ्लूइड में फिजिक्स की दो ब्रांच होती हैं। तो पहली होती है बेटा हाइड्रोस्टैटिक्स, एक होती है हाइड्रोडायनेमिक्स, ठीक है बेटा। एक हाइड्रोस्टैटिक्स होती है, हाइड्रोडायनेमिक्स होती है। हाइड्रोस्टैटिक्स को ही बोलते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स, और इसी को बोलते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स। और फ्लूइड देखो, स्टैटिक्स का मतलब समझिए, स्टैटिक्स का मतलब एट रेस्ट,
ठीक है। और डायनेमिक्स का मतलब समझिए बेटा इन मोशन, ठीक है, एट रेस्ट और इन मोशन। तो बेटा देखिए बेटा, अब हम जो फ्लूइड स्टैटिक्स है और फ्लूइड डायनेमिक्स है उनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो फ्लूइड स्टैटिक्स में क्या होगा, फ्लूइड स्टैटिक्स, देखो बेटा, फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें फ्लूइड के बारे में पढ़ाया जाता है, विच इज एट रेस्ट, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about the fluid at rest is known as fluid statics। उसे क्या बोलते हैं बेटा, फ्लूइड स्टैटिक्स बोलते हैं। अब बात करते हैं बेटा फ्लूइड डायनेमिक्स की। फ्लूइड डायनेमिक्स की, फ्लूइड डायनेमिक्स क्या होता है, फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं, विच इज इन मोशन, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट फ्लूइड in motion is known as fluid dynamics, is known as fluid dynamics। ठीक है बेटा, इसमें देखो यहां पर पॉइंट जो आते हैं विस्कोसिटी है, ठीक है ना, और जो आगे जितने भी कंसेप्ट हैं उनको यहां पर हम यूज करते हैं। देखिए बेटा, अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं बेटा थ्रस्ट की तरफ। थ्रस्ट होता क्या है, देखो थ्रस्ट वो होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग होता है, उसे क्या बोलते हैं बेटा, थ्रस्ट। द परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज नोन एज थ्रस्ट। द परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, द परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज नोन एज थ्रस्ट। जैसे एग्जांपल चलते हैं बेटा, हमारे पास में एक एग्जांपल है, एक ऑब्जेक्ट है, एम मास है, इसको अर्थ अपनी तरफ खींच रही है mg फोर्स से, ठीक है। तो इस पर जो परपेंडिकुलर फोर्स है वो r लगेगा, तो यहां पे जो r है वो कहलाएगा थ्रस्ट, ठीक है, दैट इज इक्वल टू mg। तो यहां पे जो थ्रस्ट है वो एक फोर्स है बेटा, ठीक है ना। तो यूनिट ऑफ थ्रस्ट हम बात करेंगे, तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, यूनिट ऑफ थ्रस्ट न्यूटन। क्या हो जाएगा बेटा, न्यूटन हो जाएगी, क्योंकि ये भी एक फोर्स है, ठीक है। देखिए बेटा, अब हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम समझते हैं, जैसे हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है बेटा, और इस पर यहां से इस प्रकार फोर्स लगाया गया है, ठीक है ना। तो यहां से ये वाला कंपोनेंट ये है, यहां से थीटा फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना। तो जैसे ये जो है ना, ये जाएगा इस प्रकार यहां पे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, थीटा ये है, तो बेटा ये भी हो जाएगा थीटा। कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, एफ है, तो इधर कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो एफ कॉस थीटा, और इधर कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो बेटा ये कितना हो जाएगा, एफ साइन थीटा। तो हमारे पास में जो परपेंडिकुलर फोर्स आया है, परपेंडिकुलर फोर्स जिसे थ्रस्ट बोलेंगे बेटा, वो क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। इसी प्रकार एक और एग्जांपल हम लेके चलते हैं, जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट लिया बेटा ये, और यहां पर एक फोर्स एप्लीकेबल किया, और यहां से अब वो हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल बना रहा है। जो हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल बना रहा है, तो इससे कंपोनेंट तो यहां से ब्रेक कर सकते हैं बेटा। तो जहां थीटा, देखो ये एफ है, जहां थीटा वहां पे कॉस थीटा, तो एफ कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, थ्रस्ट जिसे बोलेंगे हम एफ साइन थीटा। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो थ्रस्ट है बेटा, उसकी कुछ भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है ना। हम क्वेश्चन के अनुसार उसको सॉल्व करेंगे बेटा। अब नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं एरिया की तरफ, ठीक
ठीक है। अब देखिए जैसे एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, आपको पता है, ठीक है, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये पॉइंट याद रखना, नहीं पता है तो एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन भी होगी, तो डायरेक्शन होती है बेटा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में है प्लेन ए बी सी डी, तो इसका जो हम एरिया निकालेंगे, मान लीजिए ये क्या है हमारे पास में, स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया निकालते हैं, एरिया कितना हो जाएगा, जैसे मान लीजिए इसकी साइड कितनी है 4 मीटर की है, तो 4 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 16 मीटर स्क्वायर। लेकिन हम इसकी डायरेक्शन भी तो लिखेंगे बेटा, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब इसको हम डॉट लिख लेंगे, मान लीजिए ये हमारे पास में डॉट है, डॉट का मतलब देखो आपको बता देता हूं, डॉट होता है आउटसाइड द प्लेन, आउटसाइड द प्लेन, और लेकिन हम क्रॉस लिखते हैं यहां पे तो हो जाएगा इनसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन। लेकिन देखो सुनो, अगर हमने ये डॉट लिखा है, ठीक है ना, अगर हमें इसको वेक्टर क्वांटिटी कर दी है बेटा, इसको हमें क्रॉस लिखना होता है, तो क्रॉस के लिए साइन चेंज कर देंगे, -16 मीटर स्क्वायर क्रॉस हो जाएगा, इसका ये अपोजिट हो गया, ये यहां पर नेगेटिव साइन लगा दिया, ठीक है ना। नेगेटिव साइन का मतलब यही होता है बेटा कि ये अपोजिट है इसका, यहां पर एरिया छोटा सा पॉइंट आपको समझ में आया होगा। आपको इतना पता है कि बेटा जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर हमने जो लिया है वो होता है साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर ले लेते हैं, एरिया ऑफ सर्किल, हाँ एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर ये हो जाएगा बेटा 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपके लिए एप्लीकेबल होंगे, आगे भी यूज करने वाले, तो ये आपको याद होना चाहिए बेटा, ठीक है ना। अब यहां पे बात करते हैं यूनिट की। यूनिट जो है स्टैंडर्ड जो लेते हैं हम मीटर स्क्वायर ले लेते हैं बेटा, क्या लेते हैं मीटर स्क्वायर है, लेकिन यूनिट के अलावा हम डायमेंशन यूज करें, इसकी डायमेंशन कितना हो जाएगा बेटा, मीटर है तो एल स्क्वायर, कितनी हो जाएगी एल स्क्वायर। अब बेटा इसको हमें लार्ज ब्रैकेट में शो करना होता है, कोई भी डायमेंशन होती है उसको हम लार्ज ब्रैकेट में यूज करेंगे, अगर लार्ज ब्रैकेट में नहीं लिए तो वो डायमेंशन नहीं होगी ये, ठीक है ना। तो ये आपको याद भी रखना है, पॉइंट भी क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो यहां तक आप इसे नोट डाउन करेंगे, क्लैरिटी मेरे हिसाब से आपको हो गई होगी क्या पॉइंट समझाने वाला हूं। और अब हम इसके बाद में टॉपिक पढ़ेंगे प्रेशर। तो प्रेशर से पहले इसके कुछ एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे बेटा, नोट डाउन कर लीजिए इसे। देखिए बेटा अब हम कुछ एग्जांपल्स इसके एरिया के लेते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास में एग्जांपल दे रखा है बेटा, एक सर्किल है, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है 5 मीटर दे रखी है, ठीक है ना। तो इसका हमें एरिया निकालना होता है, एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं बेटा पाई 5 का स्क्वायर, तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 25 पाई। अब इसकी डायरेक्शन यूज करनी है, देखो आप एक पॉइंट यूज कर सकते हो, इसके ऊपर कैप लगा दीजिए तो वो इसकी डायरेक्शन शो करेगा, वरना हम ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू 25 पाई डॉट, ठीक है ना। और मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा बेस्ट और होता है, इससे हमें और क्लियरिटी होती है कि इसकी ये डायरेक्शन होती है। बेटा ये जो पॉइंट यहाँ पे हमें बताया है ए कैप, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर होता है तो यूनिट वेक्टर इन एनी डायरेक्शन, अब ये तो है इन एनी डायरेक्शन, ठीक है। अब जैसे एक्स कैप ले लेते हैं तो यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। और वाई कैप ले बेटा तो ये कितना है यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। इसी प्रकार जैसे के कैप ले जेड कैप, ठीक है, तो यूनिट वेक्टर इन जेड डायरेक्शन। अब बेटा इन सभी के लिए एक स्पेशल नोटेशन होता है, जैसे एक्स के लिए क्या होता है बेटा आई कैप,
अगर आई कैप दे रखा है तो इसका मतलब है वो यूनिट वेक्टर एक्स डायरेक्शन में है, और यहाँ पे बेटा जे कैप दे रखा है तो इसका मतलब समझ लेना कि यूनिट वेक्टर वाई डायरेक्शन में है। और बेटा ये जो है के कैप, अगर के कैप दे रखा है तो इसका मतलब समझ लेना यूनिट वेक्टर जो दे रखा है वो जेड डायरेक्शन में है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं बेटा प्रेशर की तरफ। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। द परपेंडिकुलर फोर्स या थ्रस्ट बोल सकते हैं, द परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया of the object is known as प्रेशर। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला होता है प्रेशर का क्या हो जाएगा बेटा? प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। ये इसका करेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखना, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, ये इसका करेक्ट फॉर्मूला है। अब यूनिट की बात करते हैं बेटा, यूनिट क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर फोर्स न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम पास्कल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पास्कल। ठीक है, जो कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगी। ठीक है, किसके बराबर होगी? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर। अब पता है प्रेशर की यूनिट जो होती है एटीएम भी होती है। क्या होती है? एटीएम। एटीएम होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, ये भी होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा थोड़ा सा, जिसमें 1 एटीएम नियरली इक्वल टू 1 बार होता है। 1 एटीएम नियरली इक्वल टू 1 बार होता है। ठीक है, अब हम जैसे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, प्रेशर की जो यूनिट है mm ऑफ 76 mm ऑफ एचजी, ये भी होती है। ठीक है, 76 mm ऑफ एचजी जो कि 1 एटीएम के बराबर होती है। 1 एटीएम, ठीक है, 76 mm ऑफ एचजी जो होती है 1 एटीएम के बराबर होती है। ठीक है ना। अब जो है प्रेशर हमने पढ़ लिया बेटा, यूनिट वगैरह पढ़ ली, तो इसकी डायमेंशन पढ़ लेते हैं। इसकी डायमेंशन निकालते हैं इसकी, तो ये हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया होता है बेटा। फोर्स की क्या होती है? एम एल टी की पावर -2 अपॉन एल स्क्वायर। अब उसको ऊपर लेके जाइए तो प्रेशर की जो डायमेंशन होगी वो क्या हो जाएगी बेटा? एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। ठीक है, एम एल की पावर -1 टी की पावर -2 इसकी यूनिट डायमेंशन होगी। डायमेंशन आ गई हमारे पास में। अब के एम के एस में इसकी यूनिट और लिख देते हैं एक बार, ठीक है ना। तो यूनिट इन एम के एस सिस्टम, ठीक है ना। एम के एस में कितना हो जाएगा बेटा? एम फॉर किलोग्राम, एल फॉर मीटर की पावर -1 और टी की पावर सेकेंड की पावर -2, किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं बेटा किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर, ये भी इसकी यूनिट होगी। ठीक है ना। और मेरे हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। एक एक डेफिनेशन जो मैंने समझाई है, मैं देखो आपको एक एक डेफिनेशन इंपोर्टेंट जो भी है, जितनी भी हैं, ठीक है ना, जो भी सब्जेक्ट में आने वाली हैं आपको लिए जितनी भी यूजफुल हैं, वो बहुत ही सिंपल तरीके से डेफिनेशन लिखूंगा और ऐसे ही आपको सिलेबस बढ़ाता रहूंगा। ठीक है ना, आपके लिए सिलेबस बढ़ाता रहूंगा जो कि बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है ना। ठीक है बेटा, देखिए हमारे पास में क्वेश्चन दे रखा है जिसमें बताया गया है 2 थाई बोन्स ईच ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर सपोर्ट अपर पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑफ मास 40 किलोग्राम। एस्टिमेट द एवरेज प्रेशर सस्टेन्ड बाय द फीमर्स। जी की वैल्यू यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करनी है। ठीक है, देखो बेटा कंसेप्ट पर ध्यान देना, बाकी तो न्यूमेरिकल्स जो होते हैं बहुत ही इजी तरीके से
हम कर देंगे, ठीक है ना। समझाते हैं बेटा आपको। जैसे हमारे पास में एक जो फीमर होती है बेटा, ईच का मतलब होता है 1, ठीक है ना। ईच का मतलब क्या होता है बेटा 1। तो उसका जो एरिया दे रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। एरिया कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा। अब आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 टू द पावर -2 मीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना जाएगा बेटा 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। अब देखो ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। अब 1 फीमर का तो इतना है, तो इसको लिख सकते हैं बेटा 10 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। 2 फीमर्स का एरिया ऑफ 2 फीमर्स कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर बेटा, ठीक है ना। एरिया हमारे पास में आ चुका है। अब ह्यूमन बॉडी ऑफ मास 40 किलोग्राम, मास कितना रखा है बेटा 40 किलोग्राम। अब आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी पर एक फोर्स लग रहा होता है बेटा, नीचे की तरफ से अर्थ की तरफ जो लगता है बेटा वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी। तो एफ कितनी हो जाएगी बेटा यहाँ पे mg, दैट इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 10, ये हो जाएगा 400। फोर्स भी निकल के आ गया, एरिया भी निकल के आ गया। अब हम बात करते हैं बेटा प्रेशर की, ठीक है ना। तो प्रेशर कितना हो जाएगा, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। और बेटा ये जो फोर्स लगा हुआ है नीचे की तरफ, जो सेंटर की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ जो लगा हुआ है वो परपेंडिकुलर फोर्स है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा P इज इक्वल टू 400 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3। अब इसको ऊपर लेके, इससे कट जाएगा बेटा 2 टाइम्स, 200 टाइम्स, ठीक ना। तो P इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3। अब इसको देखो 3 इसलिए हो गया क्योंकि इसको हम लेके जाएंगे ऊपर, तो माइनस की पावर जो होती है प्लस में हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5 पास्कल प्रेशर। इतना प्रेशर आ जाएगा। ये 2 फीमर्स के कारण आया है। कितना आया 2 फीमर्स के कारण। तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। देखिए बेटा अब हमारे पास में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। हाउ मच प्रेशर विल ए मैन ऑफ वेट 80 kgf, 80 kgf। बेटा वेट कितना दे रखा है, वेट मतलब फोर्स, दैट इज इक्वल टू 80 kgf। आपको पता है बेटा 80 kgf है, तो इसको लिख सकते हैं 80 मल्टीप्लाई 10, जी की वैल्यू यहां पे क्या रखेंगे 10 न्यूटन हो जाएगा ये, ठीक है ना। एग्जर्ट ऑन द ग्राउंड, ठीक है ना। फोर्स हमारे पास में है, देखो व्हाट व्हेन ही इज एग्जर्ट ऑन द ग्राउंड, व्हेन ही इज लाइंग और स्टैंडिंग ऑन हिज फीट, गिवन एरिया ऑफ बॉडी ऑफ मैन। देखो एरिया ऑफ बॉडी ऑफ मैन कितना हो जाएगा 0.6 मीटर स्क्वायर व्हेन मैन लाइंग, लेट रहा है तब। पहला क्वेश्चन कैसे होगा बेटा। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है 80 मल्टीप्लाई 10, एरिया कितना बेटा 0.6 मीटर स्क्वायर बेटा, ठीक है ना। तो इसको पॉइंट को हटा देंगे बेटा, 0.1 बढ़ा देंगे यहां पे। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 8000 अपॉन 6, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 2 से 3 टाइम्स, 2 से 4000 टाइम्स, तो हो जाएगा 4000 अपॉन 3 पास्कल। ये हमारा आंसर है। या इसको हम और भी नहीं कर, छोड़िए इसे। अब देखिए बेटा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द टिप ऑफ ए ड्राइंग पेन इफ इट इज पुश्ड अगेंस्ट द बोर्ड। ड्राइंग पेन आप जानते हो बेटा, जैसे बोर्ड पर कोई भी नोटिस हमें लगाना होता है तो उसको ड्राइंग पेन लगाते हैं वहां पे, ठीक है ना। तो पुश्ड अगेंस्ट ए बोर्ड विद ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। तो फोर्स जो लगाया जाता है बेटा हमारे द्वारा वो 20 न्यूटन है। तो यहां पे एज्यूम करना है एरिया ऑफ द टिप कितना बेटा 0.1 mm स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं बेटा 0.1 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 मीटर में कितने होते हैं बेटा 10 टू द पावर -1 mm में 10 टू द पावर -3 मीटर, तो 1 mm स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो एरिया हम इस प्रकार निकालेंगे बेटा, तो इसको लिख सकते हैं एरिया इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर 7, ठीक है ना। तो प्रेशर निकाल लीजिए, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया
20/1 इंटू 10⁷, इसको लिख सकते हैं, ऊपर लेके जाएंगे तो 20 मल्टीप्लाई 10⁷, इसको लिख सकते हैं बेटा 2 मल्टीप्लाई 10⁸ पास्कल। ठीक है, ये हमारा आंसर रहने वाला है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, अब हम उसको करेंगे बेटा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है बेटा। तो इसका जो एरिया देखो, सेकंड है स्टैंडिंग ऑन हिज फीट, फीट पर जब स्टैंडिंग होता है तब क्या होगा, तो एरिया निकालिए। एरिया कितना दे रखा है बेटा, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 80 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये तो 1 फुट का बेटा, लेकिन सेकंड फुट का निकालेंगे तो एरिया ऑफ बोथ फीट कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 80 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4, इसको लिख सकते हैं 160 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अब ए प्रेशर निकाल लीजिए, प्रेशर कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स कितना है 80 मल्टीप्लाई 10 अपॉन एरिया कितना है 160 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4, ठीक है। तो 80 से ये कितने टाइम्स कटेगा, 2 टाइम्स बेटा, 2 से ये 5 टाइम्स, तो इसको लिख सकते हैं बेटा 5 मल्टीप्लाई 10⁻4 पास्कल, ठीक है ना। तो यहां पर जो प्रेशर है वो कम है, यहां पर प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि जो फुट है बेटा उसका एरिया कम हो जाता है एज कंपेयर टू बॉडी का, ठीक है ना। बॉडी का एरिया ज्यादा है तो प्रेशर वहां पे कम लगेगा। तो ये वाला कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज करने वाले। और यहीं पर देखो, यहाँ पर जैसे प्रेशर ऑफ द टिप ऑफ द पिन है, जिससे पिन का जो एरिया होता है बेटा, पिन जो है बेटा उसका जो एरिया है वो कम होता है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, हाई हो जाएगा। देखिए कितना हाई आंसर आया है, 2 इंटू 10⁸ पास्कल, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए बेटा इसे। देखिए बेटा, प्रेशर के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हम समझाते हैं। सबसे पहले हमारे पास में जो प्रेशर का फॉर्मूला है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अगर हमें आपको देखो, पहला पॉइंट हम बताते हैं बेटा, अगर एरिया इंक्रीज होता है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और एरिया कम होता है तो प्रेशर कितना हो जाएगा बेटा, ज्यादा हो जाएगा। जैसे यहां पर P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल दे रखा है A, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम प्रेशर इंक्रीज कब होता है बेटा, हमारे पास में एरिया कम होता है, क्योंकि ये उल्टा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शन बोलते हैं इसे, ठीक है। तो जैसे हम एग्जाम्पल में थोड़ा सा कुछ बताना चाहते हैं कि एक सुई जो है, ठीक है ना, सुई मशीन जो है या सुई है वो कपड़ों को आसानी से सिल सकती है, लेकिन कोई भी एक कील दे रखी है बेटा, कील उसको नहीं सिल सकती कपड़ों को, क्योंकि कील जो होती है उसका एरिया ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द टिप ऑफ द सुई, ठीक है ना। सुई की जो टिप होती है उसका एरिया ज्यादा होता है। देखो, वी कैन इजिली sew the cloths with the help of sewing machine, but cannot be done by, किसके द्वारा नहीं होगा बड़ा, विद द हेल्प ऑफ ए आयरन नेल, ठीक है। आयरन नेल से हम उसको नहीं कर सकते। दूसरा एग्जांपल हम देखो लेते हैं। देखो, हम जो स्कूल में बैग्स लेके जाते हैं, तो बैग्स का जो ये तनी जो होती है बेटा, वो इनका एरिया ज्यादा होता है, जिससे कि जो हमारे बैग में जो वजन होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि प्रेशर कम हो जाता है। वजन तो कम नहीं होता, लेकिन प्रेशर हमारी जो बॉडी पर लग रहा है वो कम हो जाता है, ठीक है ना। देखो, वी यूज स्कूल बैग्स ऑफ लार्ज स्ट्रिप because its pressure on the bodies decrease, ठीक है ना। बॉडी पर जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है इसकी वजह से, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं बेटा, P इज डायरेक्टली, देखो P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए हमें हमारे पास में जो सुई है, सुई से हम कपड़े सिलते हैं,
अब तो आपको पता है कि कपड़े आसानी से सिल जाते हैं उससे, क्योंकि इसकी जो टिप है वो काफी कम है। थोड़ा सा प्रेशर हम फोर्स हम अप्लाई करेंगे तो प्रेशर ज्यादा लग जाता है और उसके द्वारा हम आसानी से कपड़ों को सिल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए जो सुई है उससे बहुत ही कम मात्रा में फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स बहुत ही कम है, ठीक है ना। जब फोर्स बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। लेकिन जैसे मान लीजिए जो हमारे पास में कील होती है, आयरन नेल होती है, उसके द्वारा कपड़ों को सिलने की कोशिश करें तो फोर्स ज्यादा लगा दे, कपड़ों को फाड़ देगी, लेकिन उसके अंदर चली जाएगी बेटा, ठीक है ना, क्योंकि वो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा वहां पे, ठीक है ना। तो यहां पर फोर्स बढ़ता